ये कहानी एक मिस्टीरियस जिन बुनो के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नींद के दौरान महिलाओं को अपना शिकार बनाता है, जिस कारण वे स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में चले जाते हैं और वो जिन उनका पूरा फायदा उठाता है। कहा जाता है कि अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो इंसानों के बेहद करीब आकर उन्हें डराता और मानसिक रूप से परेशान करता है। इंसानों के पास मौजूद रहने से उसे अजीब तरह का संतोष और शक्ति मिलती है। फिल्म की कहानी एक टेनिस खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी अचानक डरावनी घटनाओं से भर जाती है। ये जिन सिर्फ उसे ही नहीं सताता, बल्कि धीरे धीरे उसके परिवार और दोस्तों को भी निशाना बनाना शुरू कर देता है और एक एक करके सबको अपने प्रभाव में ले लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया जिससे ये खतरनाक जिन उसके पीछे पड़ गया। तो चलिए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहाँ डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक ऐसी लड़की से होती है जो स्लीप पैरालिसिस का अनुभव कर रही होती है और ऐसा महसूस होता है कि कोई अलौकिक शक्ति उसकी इस हालत का फ़ायदा उठा रही है। इसके बाद कहानी इंडोनेशिया के बांडुंग स्थित नेशनल टेनिस कैंप में पहुंचती है, जहां तान्या नाम की लड़की एक प्रैक्टिस मैच में नुरुल के खिलाफ खेलती हुई दिखाई देती है। तान्या मैच जीत तो जाती है, लेकिन उसके कोच बेनी, जो उसके पिता भी हैं, उसकी खेल तकनीक से बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते। उनका मानना है कि इस तरह के खेल के साथ वो जकार्ता में होने वाले टूर्नामेंट नहीं जीत पाएगी, खासकर इसलिए क्योंकि नुरुल की तकनीक उससे कहीं बेहतर और संतुलित थी। उसी रात तान्या अपने बॉयफ्रेंड चौकी के साथ समय बिताती दिखाई देती है। उनकी बातचीत से पता चलता है तान्या का परिवार चाहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ टेनिस को समर्पित करे, जिससे उस पर बेहद मानसिक दबाव बना हुआ है और चौकी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद तान्या अपने रूममेट्स के पास जाती है, जहां नुरुल बताती है कि ब्रेकअप के बाद से उसे बार बार स्लीप पैरालिसिस हो रहा है और हर बार जागने पर उसका शरीर बेहद हल्का महसूस होता है। तभी सिल्मी मजाक मजाक में उससे पूछती है कि कहीं उसने गलती से बुनो जिनको तो नहीं बुला लिया। शुरुआत में सभी लोग सिल्मी की बात को मजाक समझकर हंस देते हैं, लेकिन सिल्मी बताती है कि बुनो जिन सदियों से इस दुनिया में मौजूद है और आज भी नए शिकार की तलाश में भटकता रहता है। वो इंसानों की ऊर्जा से सुख प्राप्त करता है और खासकर उन लड़कियों को निशाना बनाता है जो साहसी हों, मानसिक रूप से परेशान हों, अकेली रहती हों या जिन्होंने अनजाने में उसे बुला लिया हो। वो आधी रात को आता है और जब किसी लड़की के संपर्क में आता है तो उसका शरीर पूरी तरह पैरालिज हो जाता है। इसी वजह से पुराने समय में लड़कियों को अकेले सोने की अनुमति नहीं दी जाती थी। सिल्मी की बातें भले ही अजीब लगती हैं, लेकिन तान्या उत्सुक होकर उससे पूछती है कि क्या उसने कभी बुनो को बुलाया है। सिल्मी सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि कहती है कि उसे बुनो को बुलाने का तरीका पता है। बाद में तान्या आईने के सामने खड़ी होकर वही मंत्र दोहराती हुई दिखाई देती है जिसका जिक्र सिल्मी ने किया था। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। तभी लियोना कमरे में आती है और इसे बारिश के कारण बिजली की समस्या बताकर सबको शांत कर देती है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। उसी रात आईने में एक डरावनी परछाई दिखाई देती है और अचानक शीशा टूट जाता है। आधी रात को नुरुल फिर से स्लीप पैरालिसिस का शिकार होती है और जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में आकर कमरे से बाहर निकल जाती है, जिसे बाहर जाते हुए तान्या उसे देख लेती है और वो भी उसके पीछे जाती है। तान्या लगातार उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाती रहती है, लेकिन नुरुल छत पर पहुंचकर रेलिंग पर बैठ जाती है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पॉज्ड है और इससे पहले कि तान्या उसे रोक सके वो वहां से नीचे कूद जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ये भयानक दृश्य देखकर तान्या सदमे में जोर से चीख उठती है, जिसके साथ ही ये सीन भी यहीं कट हो जाती है। फिर कहानी 7 दिन बाद से शुरू होती है। नुरुल की मौत के सदमे से तान्या अब भी उभर नहीं पाई है। वो बेचैन होकर नींद से जागती है और साफ दिखाई देता है कि उस घटना की यादें अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जिसके बाद हमें तान्या का परिवार दिखाया जाता है, जहां उसकी मां समाना एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है जो लगातार वीडियो बनाने और ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करने में व्यस्त रहती है। वहीं उसके पिता बेनी को ये जीवन शैली बिल्कुल पसंद नहीं होता,
जिस वजह से घर में अक्सर तनाव बना रहता है। तान्या का भाई टिमो भी अपनी माँ की इंटरनेट पर बढ़ती मौजूदगी से खुश नहीं था। दूसरी ओर तान्या कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी और उसे बार बार नूरुल की मौत से जुड़े डरावने सपने आते रहते हैं। उसी दिन टेनिस कोर्ट पर चौकी उससे मिलने आता है और उसके पहने हुए खुले कपड़ों को देखकर नाराज़ हो जाता है। वो तान्या से कहता है कि उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तभी उसके पिता वहाँ पहुँचते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। इसी बीच समाना को एक क्लिनिक में एंटी एजिंग इंजेक्शन लेते हुए दिखाया जाता है, जहां वो अपनी तस्वीरें और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही होती है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो चाहती है 2 बच्चों के जन्म से पहले जैसा उसका शरीर था वैसा ही फिर से हो जाए। उधर टिमो अपने दोस्तों को उसकी माँ की तस्वीरों पर भद्दी टिप्पणियां करते हुए सुन लेता है, जिससे वो गुस्से और शर्म से भर जाता है। इसी दौरान ये भी पता चलता है कि टिमो को सांस से जुड़ी गंभीर समस्या है। प्रैक्टिस के दौरान तान्या जब गेंद को हिट करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसे अचानक नूरुल का भूत दिखाई देता है। डर और सदमे के कारण वो वहीं गिर पड़ती है। उसकी घबराई हुई हालत को देख उसके पिता उसे आराम करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि उसे नूरुल की मौत को भूलकर आने वाले क्वालिफाइंग मैच पर ध्यान देना चाहिए। बाद में घर लौटते समय गाड़ी चलाते हुए तान्या को अजीब सा एहसास होने लगता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद हो। अचानक उसे अपनी कार के अंदर नूरुल की आत्मा दिखाई देती है और वो बुरी तरह डर जाती है। उसी शाम जब तान्या स्विमिंग कर रही होती है, तभी पानी के अंदर से 2 लंबी डरावने हाथ उसे नीचे खींच लेती हैं। किसी तरह वो खुद को बचाकर बाहर निकल आती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह वो अपनी गर्दन पर निशान देखती है, ठीक वहीं जहां उस अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ा था। जब वो टिमो को स्कूल छोड़ने जाती है तो टिमो बताता है कि उसे अपनी माँ के वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसके क्लासमेट्स उनकी तस्वीरों पर गंदी टिप्पणियां करते हैं। इसी दौरान ये भी खुलासा होता है कि जब समाना गर्भवती थी तब तान्या के पिता का किसी और महिला के साथ संबंध था, जिसके कारण परिवार में दूरी आ गया। उसी रात तान्या फिर एक अजीब अनुभव से गुजरती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को छू रहा हो और वो चाहकर भी उस एहसास से खुद को अलग नहीं कर पा रही हो। अचानक उसके बिस्तर के नीचे से एक हाथ बाहर आता है। वो घबराकर जाग जाती है और देखती है कि बुनो जिन उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। जिन एक भयानक चीख निकालता है और तान्या की आंखों के आसपास काले निशान उभर आते हैं। बाद में तान्या चौकी से पूछती है कि क्या वो स्लीप पैरालिसिस जैसी चीज़ों पर विश्वास करता है। वो बताती है कि हर रात उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके ऊपर बैठा है और वो चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पाती। चौकी पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो तान्या की गर्दन पर बने अजीब निशान देखता है तो उसे शक होने लगता है कि तान्या उसे धोखा दे रही है। गुस्से में वो उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है। तान्या किसी तरह उसे शांत करती है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है जैसे अब उसके व्यवहार पर किसी और का नियंत्रण हो चुका है। प्रैक्टिस के दौरान तान्या का प्रदर्शन बेहद खराब रहता है। लियोना उसका मजाक उड़ाती है, जिससे गुस्से में आकर तान्या उस पर हमला कर देती है। बाद में लॉकर रूम में लियोना तान्या और चौकी के रिश्ते को लेकर ताना मारती है। ये सुनकर तान्या अपना आपा खो बैठती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी अचानक नूरुल की आत्मा प्रकट होती है और तान्या को रोक देती है, जिससे तान्या को होश आता है। अपने ही व्यवहार से घबराकर वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ समय बाद जिन लियोना को उसकी कार में ही मार देता है। इसी बीच तान्या की मुलाकात उसकी पुरानी टीचर उस्ताजा रीसा से होती है, जो उसे प्रार्थना न करने के लिए डांटती है, जिसे सुन तान्या रूखे अंदाज में वहाँ से चली जाती है। तभी जिन रीसा के सामने प्रकट होता है और वो तुरंत समझ जाती है कि तान्या के साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस रात बाथरूम में बैठी तान्या सिल्मी को मैसेज करती है और उससे जिन के बारे में मिलने की बात कहती है, लेकिन सिल्मी की ओर से कोई जवाब नहीं आता। गुस्से और बेचैनी में तान्या लगातार नाराज़गी भरे मैसेज भेजती है और वहाँ से निकल जाती है। उसी समय बाथटब के पास बुनो जिन चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता है, मानो वो हर पल तान्या पर नज़र रख रहा हो। उसी रात चौकी चुपके से तान्या के घर में आता है और दोनों करीब आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि टिमो उन्हें देख रहा है। इस दौरान तान्या अचानक चौकी के होंठ को जोर से काट लेती है, जिससे चौकी को उसका व्यवहार अजीब लगने लगता है। जब चौकी अपने घर लौटता है तो अचानक लाइट चली जाती है और उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तभी उसके पीछे बुनो जिन प्रकट होता है और उसे हॉन्ट करने लगता है, जैसे मानो तान्या से दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। अगली सुबह समाना हमेशा की तरह वीडियो बनाने में व्यस्त होती है,
जबकि स्कूल में टिमो को फिर से उसकी माँ की वजह से क्लासमेट्स द्वारा चिढ़ाया जाता है। गुस्से में आकर वो एक लड़के को बुरी तरह पीट देता है। दूसरी ओर समाना अपने डॉक्टर से फैट रिडक्शन सर्जरी के बारे में बात कर रही होती है। तभी उसे टिमो के स्कूल से फ़ोन आता है। दूसरी तरफ टेनिस प्रैक्टिस के दौरान तान्या को पता चलता है कि सिल्मी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है और उसकी गर्दन भी उसी तरह टूटी मिली जैसे लियोना की थी। ये सुनकर तान्या पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है, जिसे देख उसका एक दोस्त उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय चौकी वहाँ आ जाता है और गलतफहमी में उससे लड़ाई शुरू कर देता है। गुस्से और मानसिक तनाव में तान्या वहीं चौकी से अपना रिश्ता ख़त्म कर देती है। घर लौटने पर माहौल पूरी तरह तनाव और झगड़े से भरा होता है। समाना टिमो को स्कूल में लड़ाई करने के लिए डांटती है, लेकिन बेनी अपने बेटे का बचाव करता है। गुस्से में टिमो सच्चाई बता देता है कि पिछली रात तान्या चौकी के साथ थी। ये सुनकर तान्या भड़क उठती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कह देती है कि काश इस घर के सभी लोग मर जाएं, जिसे कहकर वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। तभी उसे चौकी का एक धमकी भरा मैसेज मिलता है, जिसमें वो उनकी पर्सनल तस्वीरें लीक करने की बात करता है। गुस्से और मानसिक तनाव में तान्या फिर से कह देती है कि काश सब मर जाए। उसी रात टिमो को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वो अपना इन्हेलर पंप ढूंढता है, लेकिन जैसे ही उसे पंप दिखाई देता है, बुनो जिन अचानक उसे बिस्तर के नीचे खींच लेता है। कुछ देर बाद तान्या को नुरुल की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे टिमो के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रही होती है। जिस बात को समझते ही तान्या घबराकर टिमो के कमरे की ओर दौड़ती है और वहां देखती है कि जिन टिमो के ऊपर है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टिमो मर चुका होता है। शोक सभा के दौरान उस्ताजा रीसा तान्या से बात करने की कोशिश करती है। रीसा उससे कहती हैं कि घर के सभी लोगों को नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और अगर कोई भी अजीब घटना हो तो तुरंत उसे बताए। बाद में जब तान्या अपने भाई टिमो की तस्वीर के सामने रो रही होती है, तभी उसे पीछे खड़ा बुनो जिन दिखाई देता है, जो अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। इसके बाद तान्या स्लीप पैरालिसिस एंड बुनो जिन के बारे में इंटरनेट पर गहराई से खोजबीन शुरू करती है। वो कई आर्टिकल्स, पुराने केस और डॉक्यूमेंट्री देखती है, जहां पीड़ित लोग इस जिन का वर्णन एक दुबले पतले, डरावने और इंसानों की जान लेने वाले प्राणी के रूप में करते हैं। इसी दौरान चौकी लगातार तान्या को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या का फ़ोन साइलेंट होने की वजह से वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता। रिसर्च करते करते तान्या को नींद आ जाती है। अगली सुबह क्लिनिक में समाना खुद स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो जाती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अब जिन ने उसे भी अपना निशाना बना लिया है। इसके बाद सीन अचानक शिफ्ट होता है और पता चलता है कि समाना की भी मौत हो चुकी है। अपनी माँ की मौत से तान्या पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से में आकर बुनो जिन को खुद पुकारने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है कि अब उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तभी उसे एक भयानक सच समझ आने लगता है। जब भी उसने गुस्से या दर्द में किसी की मौत की कामना की, वही व्यक्ति मर गया। ये एहसास होते ही वो तुरंत अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ती है। रोते हुए तान्या स्वीकार करती है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस के दौरान उसी ने अनजाने में बुनो जिन को बुला लिया था। अब ऐसा लगता है कि वो जिन उसकी सबकॉन्शियस इच्छाओं का पालन कर रहा है और जिन लोगों के लिए वो मन ही मन बुरा सोचती है, उन्हें एक एक करके मार रहा है। तान्या को अचानक समझ आ जाता है कि अब अगला निशाना चौकी है। घबराकर वो तुरंत अपना फ़ोन चेक करती है और देखती है कि चौकी के कई मिस्ड कॉल आए हुए हैं। डर के मारे वो अपने पिता से कहती है कि किसी भी हालत में सोना मत, और जल्दी जल्दी चौकी के घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन उसी दौरान उसके पिता अजीब और डरावने भ्रम देखने लगते हैं। उन्हें अपनी मृत पत्नी और बेटे की परछाइयां दिखाई देने लगती हैं, जो उन्हें अपने पास बुला रही होती हैं, और वो अनजाने में उनके पीछे चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ चौकी पूरी तरह जिनके कब्जे में आ चुका होता है, जिनके प्रभाव में वो अपना हाथ चलती हुई ग्राइंडर मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर तान्या जल्दबाजी और डर में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती है, लेकिन ओवर स्पीडिंग की वजह से उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ समय बाद वो हॉस्पिटल में होश में आती है और अचानक उसे अपने पिता और चौकी की याद सताने लगती है। बिना अपनी चोटों की परवाह किए वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भागती है और चौकी को गंभीर हालत में घायल पड़ा हुआ पाती है। तभी रीसा भी वहां पहुंचती है और तान्या को बताती है कि उसके पिता ने भी किसी अज्ञात शक्ति के असर में आकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है। ये सुनकर तान्या अंदर से टूट जाती है और रीसा के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर लेती है।
रीसा उसे बताती है कि इस डरावने सिलसिले से बचने का केवल एक ही तरीका है, जो था जिन की दुनिया में प्रवेश करके उसे प्रार्थना की शक्ति से खत्म करना। इसके बाद तान्या अपने पिता और घायल चौकी के साथ मिलकर प्रार्थना शुरू करती है। जैसे जैसे उसकी प्रार्थना गहरी होती जाती है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और अचानक उसकी आंखें एक दूसरी दुनिया में खुलती हैं। ये जिन का डायमेंशन होता है, वहाँ जिन उस पर हमला करता है, लेकिन तान्या की लगातार की जा रही प्रार्थनाएं उसकी शक्ति को कमज़ोर करने लगती हैं। अंत में वही प्रार्थना जिन को जलाकर उसकी अपनी ही दुनिया में राख बना देती है और उसका आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तान्या और उसके पिता अचानक होश में आते हैं। सब कुछ शांत हो जाता है, मानो डर का वो अंतहीन दौर आखिर खत्म हो चुका हो। वे दोनों सुरक्षित होते हैं, लेकिन चौकी अपनी गंभीर चोटों की वजह से जिंदगी की जंग हार जाता है। उसकी मौत तान्या को भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि इस पूरे भयानक घटनाक्रम की कीमत उसने अपने सबसे करीबी लोगों को खोकर चुकाई होती है। समय बीतता है और कहानी उस टूर्नामेंट तक पहुंचती है जिसकी तैयारी तान्या लंबे समय से कर रही थी। मेंटल और इमोशनल दर्द के बावजूद वो मैदान में उतरती है। हर शॉट के साथ मानो वो अपने डर, अपने अपराध बोध और अपने अतीत को पीछे छोड़ती जाती है। आखिरकार तान्या मैच जीत जाती है और इंडोनेशिया की ओर से ओपन कप की मजबूत दावेदार बन जाती है। जीत के बाद मीडिया और प्रेस उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। कैमरों की चमक के बीच तान्या ट्रॉफी हाथ में उठाती है और भावुक होकर अपनी इस जीत को अपनी माँ, अपने दोस्तों, अपने प्रेमी चौकी और अपने प्यारे छोटे भाई टीमों को समर्पित करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं बल्कि सुकून होती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सीन अचानक बदलता है और हमें एक दूसरी लड़की को दिखाया जाता है जो अंधेरे कमरे में वही रियूअल दोहरा रही होती है। वो अनजाने में फिर से बुनो जिन को बुला रही होती है। जैसे ही वो मंत्र पूरा करती है, उसके पीछे अंधेरे में वही भयानक जिन खड़ा दिखाई देता है और इसी डरावने संकेत के साथ ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।